हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज विपिन हियर। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग जान ही गए होंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, उसका इंट्रो देखेंगे। बाकी नंबर ऑफ सीरीज में इस चैप्टर को कवर करेंगे, जिसके वीडियोस आपको लर्नोपीडिया चैनल पर मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में केवल इंट्रो समझते हैं कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसके बाद अपकमिंग वीडियोस में हम सभी टॉपिक्स को वन बाय वन अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे ताकि कोई भी डाउट न रह जाए किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को। ओके, तो देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हिस्ट्री का, ये क्या कह रहा है? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट है, आप लोग जानते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स है, उसमें से यूरोप भी एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट है। और उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में किस चीज का राइज हो रहा है, किस चीज का उदय हो रहा है? आपके नेशनलिज्म का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है, मतलब कि राइज हो रहा है। अब ये नेशनलिज्म क्या है ये भी जानना जरूरी है। ठीक, तो देखिए आप लोगों ने क्लास 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही रिलेटेड इस पर्टिकुलर चैप्टर की स्टोरी है। वो जहां पे खत्म हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसी के आगे की कहानी इसमें शुरू हुई है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जहां पे खत्म हुआ था उसकी स्टोरी, उसी के आगे की स्टोरी इस पर्टिकुलर चैप्टर में जारी की गई। उसी पर्टिकुलर कहानी के आगे की जो भी स्टोरी है वो हम लोग चैप्टर फर्स्ट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में कवर करते हैं। ठीक, तो देखिए जब आप ये क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का एनसीईआरटी बुक जब आप फॉलो करेंगे तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो पहला पेज है उसमें पेंटिंग दी गई है। वो पेंटिंग सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, या पूरे के पूरे यूरोप में रहने वाले जितने भी अलग अलग क्या कहते हैं एम्पायर्स के आपके पीपल्स थे, उनके बीच में जो भाईचारा आ रहा था, उनके बीच में जो फ्रेटर्निटी क्रिएट हो रही थी, उस पर्टिकुलर चीज को शो कर रही है। तो याद रखिएगा फ्रेडरिक सॉरे की जो पेंटिंग थी वो सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री के ड्रीम को रिप्रेजेंट कर रही थी और सारे यूरोपियन पर्सन के फ्रेटर्निटी को प्रमोट कर रही थी, फ्रेटर्निटी को शो कर रही थी। क्योंकि जिस पर्टिकुलर टाइम की हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, जिस पर्टिकुलर टाइम के बारे में हम ये कवर करने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में मोस्टली कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसी गवर्नमेंट थी? वहां पे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, मतलब कि राजा महाराजाओं वाली सरकार थी। जिस टाइम पे हम ये चैप्टर की स्टडी करते हैं आपके 18th और 19th सेंचुरी की, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या था? उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऑल ओवर द वर्ल्ड मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, राजा महाराजाओं वाली सरकार थी। ठीक, तो राजा महाराजा वाली सरकार थी, तो जितने भी स्टेट्स थे, जितने भी अलग अलग एम्पायर्स थे यूरोपियन में, यूरोप कॉन्टिनेंट में, सभी एम्पायर्स अलग अलग राजा महाराजाओं के द्वारा रूल्ड किए जा रहे थे। तो उनके बीच में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा था, उनके लाइफस्टाइल को लेकर, उनके कल्चर को लेकर, उनके लैंग्वेजेस को लेकर, उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर, बहुत अलग अलग तरीके से उनके बीच में डाइवर्सिफिकेशन था। तो यूनिटी कैसे है उनके बीच में? तो ये याद रखिएगा पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट को यूनाइट किया तो वो केवल एक रीजन था, वो यही रीजन था कि वो लोग मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम को, मतलब कि राजा महाराजा वाली सरकार को खत्म करना चाहते थे। एंड दे ऑल वांट टू एस्टैब्लिश अ नेशन स्टेट, मींस अ टाइप ऑफ कंट्री वेयर ऑल द पीपल्स आर इक्वल राइट्स। ओके, तो चलते हैं पहले हम लोग इस चैप्टर में, आज चैप्टर का नाम समझते हैं। फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी सा चैप्टर है। कई बच्चों को इसमें बहुत डाउट्स होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन मैं बता दूं अगर आप लर्नोपीडिया चैनल के साथ बने हुए हैं, यानी कि मेरे साथ आप बने हुए हैं, तो आपको इस चैप्टर में कोई डाउट्स नहीं होंगे। एक एक टॉपिक पे अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब हम कोर्स कवर कर लेंगे हर चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का, तो लर्नोपीडिया चैनल पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी मिलेगी, और वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी आप सबके लिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मैंने बताया ना यूरोप कॉन्टिनेंट में किस चीज का राइज हो रहा है? राइज हो रहा है किसका? नेशनलिज्म का। अब ये नेशनलिज्म है क्या और ये कहां से आई? ये नेशनलिज्म है क्या और ये कहां से आई? ठीक, तो नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म को आप कह सकते हो पेट्रियोटिक फीलिंग्स टुवर्ड्स आवर नेशन, देशभक्ति हिंदी में कहा जाता है। जब कोई भी व्यक्ति या जब कोई भी पर्सन अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, अगर ऐसी फीलिंग उसके अंदर क्रिएट हो रही है, तो दिस टाइप ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड नेशनलिज्म। ओके, नेशनलिज्म को पेट्रियोटिज्म भी कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, नेशनलिज्म को पेट्रियोटिज्म भी कहा जाता है। सेकंड थिंग, जब आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसी फीलिंग जब आपके अंदर क्रिएट होती है, तो दिस टाइप ऑफ फीलिंग इज नोन एज नेशनलिज्म। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट a type of devotion या a type of love in which we can do something for our nation, एक प्रकार का प्यार या एक प्रकार की भक्ति की भावना जिसमें हम अपने देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं, ऐसी ही फीलिंग को नेशनलिज्म कहते हैं। तो जो ये फीलिंग थी ये पूरे यूरोप में कहां से फैली? पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना कहां से आई?
तो ये आई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हिस्टोरिकल लैंडमार्क रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि 1789 के पहले पूरे वर्ल्ड में ऐसा रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया कि वो नेशनलिज्म, वो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को खत्म करे और एक ऐसा नेशन स्टैब्लिश करे जहां पे सभी पर्सन के पास क्या हो, इक्वल पावर हो। ठीक, तो याद रखिएगा नेशनलिस्ट की भावना लोगों के अंदर कहां से क्रिएट हुई थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और क्यों क्रिएट हुई थी? इसलिए क्रिएट हुई थी कि जितने भी यूरोपियन पर्सन थे ऑल ओवर द, ठीक है, वो सभी मल्टी डायनेस्टी सिस्टम को खत्म करना चाहते थे और नेशन स्टेट को स्टैब्लिश करना चाहते थे। या आप ये भी कह सकते हो कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना चाहते थे और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना चाहते थे। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो कि नेशनलिस्ट का मतलब क्या है, नेशनलिस्ट की भावना कहां से आई और नेशनलिस्ट की भावना क्यों आई। ये तीनों चीजें हमने इस इंट्रो वीडियो में कवर कर लिया है। अब जो भी इसके आगे के टॉपिक्स होंगे उन्हें हम अपने अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि नेशनलिज्म क्या है, इसकी भावना कहां से आई थी पूरे यूरोपियन पर्संस के अंदर और क्यों आई थी। तो ध्यान दीजिएगा, नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म एक प्रकार की फीलिंग होती है जिसमें हम अपने देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं। अगर शॉर्ट में डिफाइन करना है तो पैट्रियोटिक फीलिंग्स टुवर्ड्स आवर नेशन, या कह सकते हो कि a type of love or devotion in which we want to do something for our nation। ठीक, तो आई होप आपको नेशनलिस्ट की डिफिनेशन समझ में आ गई हो। और नेशनलिस्ट की भावना पूरे यूरोपियंस के अंदर कहां से आई थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इतने ज्यादा चेंजेस हुए। 1789 में ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और उसके बाद डिक्टेटरशिप आने तक, मतलब कि नेपोलियन बोनापार्ट के फ्रांस पे ऑक्युपाई करने तक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिली। और इन चेंजेस ने पूरे यूरोप को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया कि उन्हें भी मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम के अगेंस्ट में वॉइस उठानी चाहिए और नेशन स्टेट्स को स्टैब्लिश करना चाहिए। ठीक, तो ये याद रखिएगा नेशनलिज्म का मतलब क्या है और नेशनलिस्ट की भावना पूरे के पूरे यूरोप में, या कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में कहां से आई, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आई। और क्यों आई थी? आई इसीलिए थी कि सभी यूरोपियन पर्सन चाहते थे कि वो मल्टी डायनेस्टी सिस्टम को खत्म करे और एक ऐसा नेशन स्टैब्लिश करे जहां पे सभी पर्सन के पास इक्वल राइट हो, किसी भी पर्सन के पास बर्थ से कोई प्रिविलेजेस राइट्स न हो। ठीक, तो आई होप इस इंट्रो वीडियो में आपको समझ में आ गया हो कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो आप लोग लर्नोपीडिया चैनल के साथ बने रहिएगा। जल्दी ही इसके और भी सीरीज आएंगे और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें हम आसानी से एक एक टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे और राइज ऑफ नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, एनी क्यूरी है आपको तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मैं उसका सेपरेट वीडियो बना के आपको और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ऐसे ही क्या कहते हैं, हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर यही लर्नोपीडिया चैनल पे। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयर।